बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म पर। थ्योरी ऑफ फॉर्म पे बात करने जा रहे हैं। जो कि आपका इस चैप्टर नंबर 5 का एक बड़ा मेजर एरिया है, थ्योरी ऑफ फॉर्म। इसको अगर किताब चैप्टर नंबर 6 बना देती तो ज़्यादा बेहतर रहता था कि चैप्टर नंबर 5 दो हिस्सों में टूट जाता। अच्छा रहता कि इसको चैप्टर नंबर 6 बना दिया जाता। खैर, अब क्या कर सकते हैं, किताब ने इसको एक ही चैप्टर में रखा हुआ है। तो अब आपके सामने ये है यहाँ पर कि थ्योरी ऑफ फॉर्म के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं असल में क्या, मार्केट स्ट्रक्चर्स। मार्केट में फर्म किस तरह स्ट्रक्चर हुई हुई है, मार्केट में फर्म किस स्ट्रक्चर के तहत क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं। ठीक है। तो मार्केट बेसिकली दो हिस्सों में टूटी हुई है। एक कहलाएगी परफेक्ट मार्केट और एक मार्केट कहलाएगी बेटा इम्परफेक्ट मार्केट। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली दो हैं, परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। यस और नो बताइए। और परफेक्ट मार्केट में जो हमें एग्जांपल मिलती है वो एक ही एग्जांपल है, उसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन, जिसको मैंने बतौर आपको कहा था कि इसको हम डिस्कस करेंगे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की जो एग्जांपल दी थी मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने कहा वो एग्जांपल कहाँ कवर हो जाएगी, परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट मार्केट कहाँ कवर होगी, इम्परफेक्ट मार्केट में एक नहीं बहुत सारी एग्जांपल्स कवर होंगी। और वो एग्जांपल क्या है, मोनोपोली, मोनोसोनी, ठीक है जी। उसके बाद डुओपोली है। उसके बाद ओलिगोपोली है। और उसके बाद जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जवाब दे बेटा। अच्छा, अब समझने वाली बात है कि यार ये क्या मामला है। सबसे पहले ये मार्केट क्या है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरएक्ट विद ईच अदर। और मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर बायर्स और सेलर्स इंटरएक्ट विद ईच अदर। यस और नो। मार्केट एक प्लेस या मार्केट एक सिचुएशन का नाम है जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से इंटरएक्ट करते हैं। क्या कहेंगे आप, ऐसा ही है ना।
लेकिन जब आप मुख्तलिफ मार्केट्स को विजिट करते हैं तो आपके मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशंस होती हैं। वो मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशंस इस तरह होती हैं कि कहीं पर आपको मार्केट के अंदर जो सेलर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, वो अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करता हुआ दिखाई देता है, वो आपको सेलर एक डोमिनेटिंग पोजीशन में दिखाई देता है, उसका कॉम्पिटिटर कोई दिखाई नहीं दे रहा होता आपको। यस और नो? आप बोलते हैं ये तो बड़ा अकेला क्या कर रहा है, पूरी मार्केट में मजे कर रहा है, इसका मुकाबले में कोई है ही नहीं, यानी इसकी तो मोनोपोली है। तो मोनोपोली होना जो है वो परफेक्शन है या इम्परफेक्शन? इम्परफेक्शन मार्केट के लिहाज से, क्योंकि हमें बायर और सेलर दोनों का सोचना है। तो परफेक्शन वहां पर होगी जहां पर दोनों डोमिनेटिंग पोजीशन में ना हो, और इम्परफेक्शन वहां पर होगी जहां पर दोनों में या दोनों या दोनों में से कोई एक क्या हो, डोमिनेटिंग पोजीशन में हो, अपनी मर्जी चला सके। यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है जी। जहां पर आप अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर सकें, जहां पर आप अपनी मर्जी से मार्केट की सप्लाई को चेंज कर सकें, जहां पर आप अपनी मर्जी से क्या कर सकें जनाब, चीजों की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकें, मतलब एक मार्केट में कम प्राइस चार्ज करें, दूसरी मार्केट में हाई प्राइस चार्ज करें, ये सारी गेम आपके हाथ में हो। एक ही प्रोडक्ट हो, उसको एक मार्केट में कम प्राइस पे बेचते हो, उसी प्रोडक्ट को दूसरी मार्केट में हाई प्राइस पे बेचते हो। तो इन सब चीजों को हमने बोला ये मार्केट की इम्परफेक्शंस है। क्या है इम्परफेक्शन? मतलब जहां पर कोई एक जो सेलर है या फर्म है या प्रोड्यूसर है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाएगा तो मार्केट की इम्परफेक्शन कहलाएगी। अब इम्परफेक्शन के लिहाज से बहुत सारी मार्केट्स हैं और परफेक्शन के लिहाज से एक ही मार्केट है। तो ये अभी तो इन सब का इंट्रोडक्शन है और बारी बारी इन सब पर हमने इन डिटेल क्या करना है, आपसे डिस्कशन करना है बेटा। तो सबसे पहली बात, परफेक्ट मार्केट। यस, व्हाट इज परफेक्ट मार्केट? परफेक्ट मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर बायर्स और सेलर्स की तादाद बेतहाशा है, लार्ज, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सोचिए जरा, जहां पर बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा होंगे वहां सेलर को बायर की परवाह नहीं होगी, वो बोलेगा खरीदना है तो खरीदे, नहीं खरीदता तो नहीं खरीदे। और जहां पर सेलर्स बहुत ज्यादा होंगे वहां पर बायर को भी इस बात की परवाह नहीं होगी, अगर ये हमें नहीं बेचता तो बहुत सारे और बेतहाशा लोग हैं चीजें बेचने के लिए। यस। और जब आप सब्जियां खरीदने निकलते हैं, जब आप गंदुम खरीदने निकलते हैं, जब आप चावल खरीदने निकलते हैं, मैं क्या कहते हैं जनाब, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ इन अ सेंस। आप अनाज मार्केट चले जाते हैं तो आपको, या आप प्रोड्यूसर्स की तरफ चले जाएं, फार्मर्स की तरफ चले जाएं, तो आपको वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स, आपको वीट प्रोड्यूसर्स, राइस प्रोड्यूसर्स कितने मिलेंगे? बेतहाशा मिल जाएंगे ना आपको। ये चीजें बड़ी तादाद में क्या की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं। यस। और इनके प्रोड्यूस करने वाले भी बेतहाशा हैं और इनको खरीदने और इस्तेमाल करने वाले भी बेतहाशा हैं। क्या ख्याल? तो मार्केट की परफेक्शन है बायर्स और सेलर्स का ज्यादा होना। जितनी ज्यादा तादाद में बायर्स और सेलर्स एग्जिस्ट करेंगे वो मार्केट उतनी ज्यादा परफेक्ट मानी जाएगी। तफसीलात अभी आपके सामने नहीं रखी, वो हमने इन डिटेल पढ़नी है एक टॉपिक को डिस्कस करके। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। यस और नो? ठीक है ना? अच्छा जी, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इम्परफेक्ट मार्केट की, तो इम्परफेक्ट मार्केट से ही आपको परफेक्ट मार्केट की समझ लग जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, ये जो पहला लफ्ज इस्तेमाल किया, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या है? जहां पर सिंगल सेलर हो। ठीक है, सिंगल सेलर। अब आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो कोई और है मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी बेचने वाला? आप किसी भी शहर में हो पाकिस्तान के, कोई और ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने के लिए
हैदराबाद में हैस्को, लाहौर में लेस्को, इस्लामाबाद में आइस्को, कराची में के इलेक्ट्रिक, फैसलाबाद में फेस्को, जामशोरो में जेनको। क्या कहते हैं बेटा? तो देयर इज ओनली सिंगल सेलर। अच्छा ये बताइए नोट कौन छापता है? नोट, नोट कौन छापता है? नोट स्टेट बैंक। क्या स्टेट बैंक के अलावा कोई और बैंक है जो नोट छापता हो या नोट प्रिंट करता हो? बैंक तो बहुत सारे हैं, लेकिन नोट छापने वाला बैंक कौन सा? एक ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ? नोट छापने के मामले में, नोट सप्लाई करने के मामले में स्टेट बैंक की क्या हो गई बेटा? मोनोपोली हो गई। यस और नो? स्टेट बैंक को हम बोल सकते हैं स्टेट बैंक इज मोनोपोलिस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग करेंसी नोट्स। क्या बोलते हैं? अच्छा आप ये बताइए, आपके पास रेलवे ट्रैक्स जो बिछे हुए हैं, ये किसने बिछाए हैं? पाकिस्तान। और अंग्रेजों ने तो बिछा दिए। सिस्टम अभी कौन सा चल रहा है? सिस्टम अंग्रेजों ने तो बिछा दिए बेटा, उसके बाद हम भी कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अंग्रेजों ने तो बिछा दिए, लेकिन अभी वो रेलवे ट्रैक्स किसके मातहत चल रहे हैं, किसके अंडर में हैं? कौन उसको चला रहा है? कौन सा इदारा है? उस इदारे का नाम क्या है? पाकिस्तान रेलवे। यस और नो? तो आप बताइए, आपके पास पाकिस्तान रेलवे के अलावा कोई और रेलवे ट्रैक क्या ऑप्शन है पाकिस्तान में? ट्रेन तो बहुत सारी चलती हैं, लेकिन वो सारी की सारी ट्रेन अंडर पाकिस्तान रेलवे चलती हैं। जब आपको ट्रेन का सफर करना हो तो क्या आपके पास पाकिस्तान रेलवे के अलावा कोई और ऑप्शन है? तो बता दीजिए मुझे। नहीं है ना। तो एक तरह से क्या हुआ? रेलवे के अंदर क्या हो गई? पाकिस्तान रेलवे की मोनोपोली हो गई। यस और नो? चाइना का प्रोजेक्ट भी तो पाकिस्तान रेलवे के साथ ही चलेगा ना मेरे बच्चे। चलेगा तो रेलवे के साथ ही ना। इदारा तो रेलवे दिखेगा ना आपको। आपको रेलवे के इदारा अलावा कोई इदारा दिखना शुरू हो जाए, सही है ना? इदारा देखो बेटा आप। सही। उसके बाद अच्छा जी आगे बात कर लें। ये बताओ लैंडलाइन नंबर कौन इशू करता है? लैंडलाइन, लैंडलाइन नंबर कौन इशू करता है? पीटीसीएल। पीटीसीएल के अलावा कोई लैंडलाइन नंबर का ऑप्शन? मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है, वायरलेस फोन की बात नहीं कर रहा। वायरलेस में तो बहुत सारी कंपनीज आई थी पहले। गो सीडीए में आया था, वी फोन पीटीसीएल ने लॉन्च किया था। मैं लैंडलाइन नंबर की बात कर रहा हूँ। लैंडलाइन बोलिए। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि लैंडलाइन नंबर्स के अंदर किसकी मोनोपोली हो गई? इंटरनेट के तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रॉडबैंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ लैंडलाइन की बात कर, लैंडलाइन की बात कर रहा हूं। लैंडलाइन में किसकी मोनोपोली हो गई? पीटीसीएल की हो गई। अच्छा जी, आपके घर में जो गैस आता है भाई, वो गैस कहां से आता है? सुई साउदर्न गैस कंपनी। यस और नो? और कोई ऑप्शन? और कोई ऑप्शन नहीं? क्या हो गई? मोनोपोली हो गई। ऐसा ही है। चलेंगे आगे बात करते हैं। मोनोप्सोनी। व्हाट इज मोनोप्सोनी? मोनोप्सोनी भी एक सिचुएशन है मार्केट की। इम्परफेक्ट है ना, ऐसी बात है। आप बिल्स पे क्यों रो रहे होते हैं यार? ओवर बिलिंग कर दी, फिर भी ओवर बिलिंग होने के बाद भी आप रो रहे होते हैं, मजबूर होते हैं उसी की चीज कंज्यूम करने के लिए। छोड़ने का ऑप्शन होता है नहीं। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद नंबर 2,
नंबर 2 मोनोप्सोनी है। मोनोप्सोनी क्या है? जहां पर मार्केट में सिंगल बायर हो, खरीदने वाला एक हो। ये क्या बात कर दी भाई? हालांकि हम तो फर्म्स की बात कर रहे हैं, सेलर की बात कर रहे हैं, बीच में एक बात कर दी हमने मोनोप्सोनी, सिंगल बायर। ये क्या है? हाँ भाई, ये क्या एग्जाम्पल हो? अच्छा, अब मैं आपको समझाऊं, देखो समझना। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स तो बहुत सारे हैं। कराची के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन फर्ज करो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का प्लांट लगाता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का प्लांट लगाता हूं, तो वो प्लांट लगाने का मतलब ये है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बनाकर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अब उसमें वे ये होगा, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर हूं तो मुझे अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचनी है या तो हैदराबाद में हेस्को को, कराची में के इलेक्ट्रिक को। इसका मतलब ये हुआ कि बतौर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकता, मैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो अब जरा सोचें कि के इलेक्ट्रिक और हेस्को मोनोपोली भी है और मोनोप्सोनी भी। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से बात की जाए तो एक इलेक्ट्रिसिटी बेचने वाले भी वही हैं, और जो प्रोड्यूसर्स है ना, प्रोड्यूसर्स जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं वो तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनसे खरीदने वाले भी वही हैं। मतलब वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो हेस्को उन तमाम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेगा और आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कुछ समझ पा रहे हैं बात? यानी तो हेस्को या के इलेक्ट्रिक जो है वो मोनोपोली है सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोनोप्सोनी है बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहेंगे आप? रिस्पॉन्स है। अच्छा जी, उसके बाद डुओपोली आती है। डुओपोली क्या है? डो का मतलब दो होता है, तो यहां पर टू सेलर्स, दो सेलर्स, यानी एक एक प्रोडक्ट की मार्केट को दो बड़े सप्लायर्स ने क्या किया हुआ है? कैप्चर किया हुआ है। यस और नो? फिक्स दो भी हो सकते हैं और मेजोरिटी शेयर दो के पास हो सकता है, बाकी इतने छोटे छोटे हो जो जिनकी कोई हैसियत ना हो मार्केट में, ये बोल सकते हैं। देखिए जैसे पेप्सी एंड कोका कोला, क्या कहते हैं आप? पेप्सी और कोका कोला जो है बेवरेज मार्केट में, इन दोनों ने मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है ना, बताइए। लेकिन अगर आपका पंजाब की तरफ जाना हो तो वहां पर आपको गोरमे कोला भी मिलेगी, अमृत कोला भी मिलेगी, पता नहीं बहुत सारी किस्म की कोला मिल रही है। कोला नेक्स्ट, चलो भाई कोला नेक्स्ट भी आ गया। तो इसका मतलब क्या, कॉम्पिटिटर्स तो हैं मार्केट में, लेकिन आपको मेजोरिटी मार्केट कौन शेयर करते हुए दिखाई दे रहा है? दो बड़ी फर्म्स, उनके पास ही मेजोरिटी मार्केट शेयर। उनके मुकाबले में बाकी जो भी हैं वो ना बहुत से लोगों को दिखाई भी नहीं देती। अच्छा, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा जनाब आपके पास पेप्सी और कोका कोला के अलावा भी कोई ऑप्शन है। समझे बात को या नहीं? लेकिन अगर आप बोलते हैं हाँ आपको फिक्स दो चाहिए फर्म्स। अच्छा, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डुओपोली है। इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है डुओपोली है, डुओपोली। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डुओपोली कैसी है भाई? वहां पर जो है ना वो प्रीपेड मीटर्स लगे हुए हैं, प्रीपेड मीटर्स। हमारे मुल्क में भी लगाने की कोशिश की जाएगी लगाने अब, लेकिन हमारे मुल्क में हर कोशिश जो है नाकाम जाती है। तो वहां पर प्रीपेड मीटर्स लगे हुए हैं, यानी कि वो आप कार्ड चार्ज कर लो, लाइट उसमें यूनिट आ जाएंगे आपके पास। अब जैसे ही वो यूनिट सारे एक्सपायर हो जाएंगे आपकी लाइट बंद हो जाएगी। जब जब तक आप उसको कार्ड चार्ज नहीं करोगे दोबारा से तो वो आपकी लाइट खुलेगी नहीं। अच्छा, अब वहां पर आपके पास ऑप्शन है कि यार आप टाटा की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हो, टाटा का कार्ड लगाते हो, रिलायंस का कार्ड इस्तेमाल करते हो।
समझे बात को? ठीक है, तो उधर इलेक्ट्रिसिटी डुओपोली इंडिया में, चॉइस है लोगों के पास, चाहे तो वो टाटा की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें, चाहे तो वो रिलायंस की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें। ऐसा है, बल्कि वहां का जो सैटेलाइट टेलीविजन केबल टीवी है ना, सैटेलाइट, जिसे ये पता है आपको सैटेलाइट केबल टीवी क्या होता है? ये पता है आपको सैटेलाइट केबल टीवी क्या होता है? आप में से को पता है सैटेलाइट केबल टीवी क्या होता है बेटा? देखो, आपके घर में अगर कोई केबल का तार आ रहा है ना, उस तार से सिर्फ सिग्नल आ रहा है, सिग्नल जा नहीं रहा, वो वन वे कम्युनिकेशन है। बस वो आपको चैनल का सिग्नल दे रहा है, उस तार को अपने टेलीविजन में कनेक्ट करते हैं, आपके चैनल्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना? जो आम केबल नेटवर्क चल रहा है आपके पास गली मोहल्लों के अंदर। एक होता है सैटेलाइट केबल टीवी, जिसमें एक छोटा सा डिश लगता है, और वो डिश के जरिए वो बगैर किसी तार के वो आप केबल्स के सिग्नल ले रहे होते हैं। मैं डिश एंटीना की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सिस्टम समझेगा। सैटेलाइट केबल टीवी जो है वो क्या है, जैसे वो इंडिया में मशहूर है डिश टीवी, ठीक है? तो डिश टीवी वो क्या है, वो भी केबल सिस्टम ही है ना, लेकिन वो सैटेलाइट सिस्टम है। उसमें होता ये है कि वहां से सिग्नल आता भी है और इसके जरिए सिग्नल जाता भी है। आप अपने सैटेलाइट केबल के जरिए आगे केबल ऑपरेटर को सिग्नल भेज भी सकते हो, उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हो। कुछ समझे या नहीं? तो वो भी इंडिया में जो है वो दो ही हैं, एक रिलायंस वालों का, एक टाटा वालों का। और पाकिस्तान में भी उनकी देखा देखी, क्योंकि बहुत से लोग क्या कर रहे थे पाकिस्तानी मार्केट में, इंडिया के ये डिश टीवी वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे इलीगली, और बाकायदा उनके कार्ड्स वगैरह भी चार्ज होते थे। तो बाकायदा अभी इमरान खान गवर्नमेंट ने आके तो बहुत इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई और छापे वगैरह मारे, तो ये सब चीजें हट गई वहां से। तो बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि इलीगली था ना, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा था उसके अंदर। तो नवाज शरीफ गवर्नमेंट का जो टेन्योर एंड हो रहा था, उस वक्त नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो है 2 सैटेलाइट कंपनीज को लाइसेंस देके गई थी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में भी सैटेलाइट केबल टीवी लॉन्च होना था, और वो लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 ही कंपनीज को मिलना था या मिल चुका था। तो अगर वो 2 कंपनीज पाकिस्तान में लॉन्च होती हैं, तो वो पाकिस्तान में बेस्ट एग्जाम्पल बन जाएंगी किसकी? सैटेलाइट केबल टीवी की। और वो फिट होंगी एग्जैक्टली कहां पर? डुओपोली के अंदर, कि 2 ही ऐसी फर्म्स हैं जिनके पास गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है सैटेलाइट केबल टीवी लॉन्च करने की। यस और रिस्पॉन्स है। सब आ रहा है बेटा, थोड़ा सा वेट कर लेना। अच्छा जी, ये बात समझ में आई? अच्छा, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं डुओपोली की दुनिया भर में। ये जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट सुना है आपने? पैसेंजर एयरक्राफ्ट, ये दुनिया में 2 ही कंपनीज बनाती हैं, एक कंपनी के नाम बोइंग है और एक कंपनी का नाम एयरबस है। बोइंग एंड एयरबस। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोइंग और एयरबस की भी क्या हो गई? डुओपोली हो गई। आप किसी भी एयरलाइन में सफर करें पैसे, तो आपको जो जहाज देखने को मिलेगा वो या तो बोइंग कंपनी का देखने को मिलेगा या एयरबस कंपनी का देखने को मिलेगा। समझे? तो ये भी डुओपोली में आ गया। चलें, ओके। यानी हम देखना चाह रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जो फर्म्स काम कर रही हैं वो किस तरह स्ट्रक्चर हुई हुई। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब आते हैं जरा ओलिगोपोली पर। तो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, यकीन करें, मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पीआईए जहाज बनाने वाली कंपनी थोड़ी है, पीआईए तो एयरलाइन है जनाब। मैं जहाज, गाड़ी आपकी हो सकती है लेकिन गाड़ी आपने बनाई थोड़ी है। पीआईए तो क्या कर रहा है? उस जहाज को इस्तेमाल कर रहा है ना। पीआईए खुद एयरलाइन है, पीआईए एयरक्राफ्ट नहीं है।
वो आप सोचेंगे पीआईए किस में आता है, थोड़ा दिमाग आपको भी चलाना चाहिए ना। मैं तो आपको इतनी सारी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। ठीक है जी। अब या तो आप गुफ्तगू पूरी होने का इंतजार करें। फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स मतलब चंद, दो से ज्यादा, गिनती के, लेकिन फिंगर टिप्स से गिन सकें जिनको। देयर आर फ्यू सेलर्स। यस और नो? रिस्पॉन्स है। अच्छा, एक वक्त था पाकिस्तान में बैटरी मार्केट में दो ही बैटरीज चला करती थी, एजीएक्स और एक्साइड। ये दो ही बैटरीज हुआ करती थी। एक वक्त में इन दो बैटरीज की पाकिस्तान में क्या थी, डुओपोली थी। क्या कहेंगे आप लोग? लेकिन वक्त गुजरा, ओसाका भी आ गई मार्केट में, फिनिक्स बैटरी भी आ गई मार्केट में, यूनिक वालों की बैटरी भी लॉन्च हो चुकी है, ब्रिज पावर वालों की बैटरी भी लॉन्च हो चुकी है, पता नहीं कौन कौन सी बैटरीज मार्केट में अब आ चुकी हैं। तो अब मार्केट में बैटरीज बनाने वाली फर्म्स की तादाद दो से ज्यादा हो चुकी है। यस और नो? फिर भी बनाने वाले चंद हैं, गिनती के 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, 11 12 लोग हैं, ये बहुत सारे हैं। गिनती के लोग हैं ना बनाने वाले बैटरीज, चंद सेलर्स हैं। तो अब बैटरी मार्केट जो है वो डुओपोली से कहां चली गई है, शिफ्ट हो गई है ओलिगोपोली के अंदर। अगर बाकी प्रोड्यूसर्स ना होते तो दो ही होते, एजीएक्स और एक्साइड, तो फिर हम उसको डुओपोली में काउंट करते हैं। अब उसको हम कहां काउंट करेंगे, ओलिगोपोली में। ऐसे ही। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, शेल, पीएसओ, कार्लटेक्स, टोटल, ये गिनती की फर्म्स है, चंद ही हैं या बहुत सारी? चंद ही हैं। तो ये कहाँ कवर हुई बेटा, ये कहाँ कवर हुई? ओलिगोपोली में। अच्छा जी, ये बताइए जो आप मोबाइल फोन की सिम इस्तेमाल करते हैं, मोबोलिंक, वारिद, टेलीनॉर, यूफोन, जोंग, ये कितने लोग हैं, ये कितने टेलीकम्युनिकेशन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर है? चंद ही है ना, पांच ही हैं। तो ये कहाँ फॉल कर गए, ये कौन से स्ट्रक्चर में फॉल कर गए बताइए जरा, ये कौन से स्ट्रक्चर में फॉल कर गए? वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ओलिगोपोली कहलाएगा। यस और नो? बात समझ पा रहे हैं? चलें और आगे बात करते हैं। ये बताइए पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनीज पाकिस्तान में रहते हुए गाड़ियां बनाती हैं, असेंबल करती हैं गाड़ियां? टोयोटा करती है, होंडा करती है, सुजुकी करती है, और चंद एक दो नई कंपनीज और आ गई हूं शायद, ऐसे ही। लेकिन जो भी होंगी गिनती की कंपनीज है ना, फिंगर टिप्स पे गिनी जा सकती है ना। बताइए। तो ये कहाँ फॉल कर गई बेटा, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ फॉल कर गई, ओलिगोपोली। मोटरसाइकिल की बात कर लें, मोटरसाइकिल के अंदर जो है वैसे तो 40 के करीब जो है वो ब्रांड्स हैं, 40 के करीब। 40 भी चंद ही कहलाएंगे बेटा आपके लिए। लेकिन 40 में से मुश्किल से आप 7 8 को जानते हो कि मशहूर 7 8 ही होंगे। सबसे बड़ा तो होंडा ही है, उसके अलावा जो मशहूर हैं वो आप चंद चंद मशहूर ब्रांड्स को जानते हो, कि उसके अलावा आप नहीं जानते हो। क्या कहते हो आप लोग? तो इसका मतलब क्या हुआ, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री भी क्या हो गई, वो भी कहाँ चली गई, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में चली गई, ओलिगोपोली में चली गई। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा जी।
अब ये बताओ, गाड़ियां बनाने वाले चंद है लेकिन गाड़ियां बेचने वाले चंद नहीं ना, गाड़ियों के जो शोरूम्स हैं वो क्या है, वो मैनी हो जाएंगे। सही है। बात बेटा वो चंद आप जानते हो इसलिए कि वो चंद ही मशहूर है, बाकी वो अपने अपने इलाके तक महदूद हैं। तो सिर्फ चंद कंपनी है जिनकी सप्लाई पूरे पाकिस्तान में जाती है, वो 7 से 8 कंपनी होंगी, बाकी सिर्फ और सिर्फ अपने अपने शहर या इलाके तक महदूद है। अच्छा, गाड़ियों के शोरूम, मोटरसाइकिल शोरूम कितने होंगे, मैनी होंगे, यस और नो? जूते बनाने वाली कंपनी कितनी है, मशहूर बड़ी कंपनीज, बड़े लेवल पर, बाटा, सर्विस, ऐसा ही है, और भी होंगी, लेकिन इनके आउटलेट्स कितने होंगे, मैनी जूते। अच्छा, और अगर हम छोटे पैमाने पे कारखानों की बात करें तो कारखाने भी मैनी हो जाएंगे, मतलब और जो जूते बनाने वाले छोटे छोटे कारखाने, वो मैनी वाली कैटेगरी में जाएंगे। अच्छा, इस तरह समझ लो, चलो इस बात को, मोची कितने होंगे, मोची, मैनी, यस और नो? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बार्बर्स कितने होंगे, बार्बर्स, मैनी। अच्छा जी, ये बताइए, रेस्टोरेंट्स कितने होंगे, रेस्टोरेंट्स, मैनी। डॉक्टर्स कितने होंगे, मैनी। अच्छा, ब्यूटी पार्लर्स कितने होंगे, मैनी। लॉयर्स कितने होंगे, लॉयर्स कितने होंगे, मैनी। ऐसे ही है। टीचर्स कितने होंगे, मैनी। ऐसा ही है ना? तो मतलब बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने नाम मैंने अब आखिर में लिए वो सारे कौन से स्ट्रक्चर में फॉल करते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आपको एक आइडिया हो गया कि भाई हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, यस और नो? बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए मुझे आप सब लोग। आप सबका बहुत ज्यादा और भरपूर रिस्पॉन्स दरकार है। ठीक है, बात समझ में आती है नहीं आती, बताइए। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर लें, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है जी। तो परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जहां पे मैनी नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है। मैं बोलूंगा, आप बताओ, गंदुम उगाने वाले कितने हैं, राइस प्रोड्यूस करने वाले कितने हैं, राइस खरीदने वाले कितने हैं, इस्तेमाल करने वाले कितने हैं, तो आप बोलोगे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सब्जियां उगाने वाले कितने हैं? क्या हर शहर के अतराफ में ऐसा इलाका नहीं है जहां सब्जियां ना उगाई जाती हो? रिस्पॉन्स बताइए। तो मैं वर्बली थोड़ा इस परफेक्ट कॉम्पिटिशन को डिफाइन कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह से बात आपसे तफसील से करेंगे, लेकिन अभी आप उसको सुनेंगे फिर आप उसको स्टडी डेस्क से ही पढ़ेंगे। What is perfect competition? Perfect competition is a market situation. दोहराएं मेरे साथ साथ, perfect competition is a market situation. Perfect competition एक market situation का नाम है, where there are large number of buyers and sellers. सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहली पहचान क्या है परफेक्ट कंपटीशन के? इस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं।
There are large number of buyers and sellers in perfect competition. Sellers selling homogeneous goods. सेलर जो हैं, जितने भी सेलर हैं, वो जो गुड्स बेचते हैं वो एक जैसी गुड्स बेचते हैं, उनमें कोई वो डिफरेंशिएशन नहीं करते। होमोजीनियस से मुराद क्या है? इस चीज को हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप अपनी प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट से मुख्तलिफ दिखाओ। तो लोग अपनी प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट से मुख्तलिफ कैसे दिखाते हैं, जरा सोचिएगा। मोबाइल फोन तो आप बहुत सारी कंपनी के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक कंपनी के मोबाइल फोन को आप दूसरी कंपनी के मोबाइल फोन से बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। एक कंपनी की गाड़ी को आप दूसरी कंपनी की गाड़ी से बड़ा मुख्तलिफ तौर पे देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। जवाब दीजिएगा। एक कंपनी के शैम्पू को दूसरी कंपनी के शैम्पू से आप अलग करके पहचान लेते हैं। एक कंपनी के बनाए हुए साबुन को दूसरी कंपनी के बनाए हुए साबुन से आप अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। एक कंपनी के बनाए हुए डिटर्जेंट को आप दूसरी कंपनी के बनाए हुए डिटर्जेंट से फर्क कर लेते हैं। सर्फ एक्सेल का कलर और है, एरियल का कलर और है, उसकी पैकेजिंग कुछ और है, उसका डिजाइन कुछ और है, उसका साइज कुछ और है, यहां तक कि उसके अंदर मौजूद मटेरियल का कलर भी थोड़ा डिफरेंट है। क्या कहेंगे आप? रिस्पॉन्स है। इस चीज को हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दोहराइए सब लोग। क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब प्रोडक्ट को नाम देना, एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और अपनी प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट से मुख्तलिफ करके दिखाना। जब आपके पास मोबाइल फोन होगा तो आप बोलोगे मेरे पास तो एप्पल का फोन है, दूसरा बोलेगा मेरे पास तो सैमसंग का फोन है। तो हो गया ना डिफरेंस? हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्या कोई आप में से ये बोलता है भाई हम तो एप्पल के टमाटर इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा बोलता है नहीं हमारे यहाँ तो सैमसंग के टमाटर आते हैं? भाई बताइए, ऐसे कोई आपने चीज देखी आज तक? यार हम तो जो है वो क्या कहते हैं, नोकिया का करेला खाते हैं। बताओ भाई, ऐसी कोई चीज बताओ। तो क्या आपको सब्जी मार्केट में कोई ब्रांडिंग दिखाई देती है बेटा? कि ये सब्जी वाला बोलो अरे भाई उसके पास क्या सब्जी है, मेरे पास तो एप्पल का सब्जी है, एप्पल का, स्टीव जॉब ने डिजाइन किया है? ऐसा कुछ सुनने को मिलता है? या पूरी मार्केट में एक ही तरह की सब्जी दिखाई देती है आपको, एक ही रंगो नस्ल की? तो इट मींस दैट परफेक्ट मार्केट वो मार्केट है जहां पर फर्म्स जो हैं वो होमोजीनियस गुड्स बेचती हैं। दे आर नॉट एबल टू ब्रांड देम, दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट देम, they are selling what? Homogeneous goods. Yes or no? Response दीजिए। सही है। अच्छा भाई, उसके बाद कुछ और बातें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? वो है प्राइस कंट्रोल। हम ये बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन में कोई फर्म प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा, कोई भी फर्म देखें, किसी भी फर्म की ताकत क्या है? देख, आप सब लोग जो है वो प्राइस पढ़कर आ चुके हैं। हाउ, आप मुझे सवाल के जवाब दें। हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड? हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड, इस सवाल के जवाब दें आप लोग मुझे। प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है? बाय इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ना, मार्केट मैकेनिज्म डिमांड सप्लाई ना, यस और नो? फ्री मार्केट में तो ऐसे ही होगी ना, डिमांड सप्लाई के जरिए होगी ना। ये बताइए डिमांड और सप्लाई में सप्लाई की ताकत कौन सी है? डिमांड और सप्लाई में सप्लाई की ताकत कौन सी है? और डिमांड और सप्लाई में सेलर की ताकत कौन सी है? सप्लायर की ताकत कौन सी है?
सप्लाई है ना, सप्लाई रिप्रेजेंट करती है सेलर को। तो क्या सप्लाई चेंज करने से प्राइस चेंज होगी? अगर सेलर सप्लाई शॉर्ट कर दे मार्केट में से कीमतें बढ़ नहीं जाएंगी? यस और बोलिए। और अगर सेलर मार्केट में सप्लाई बढ़ा दे तो कीमतें कम नहीं हो जाएंगी? ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं जो चैप्टर्स हैं बेटा। इतना वक्त लगाने का मकसद ये कि आज आप रिस्पॉन्स करें बगैर उन डायग्राम्स को देखें। तो सवाल है कि एक सप्लायर मार्केट में कीमतों को इन्फ्लुएंस कैसे करता है? सप्लाई को चेंज करके करता है। अगर वो सप्लाई शॉर्ट करेगा कीमतें मार्केट में बढ़ जाएंगी, वो सप्लाई बढ़ा देगा कीमतें मार्केट में कम हो जाएंगी। तो हम बोलते हैं परफेक्ट मार्केट, सुनिएगा अल्फाज, हम बोलते हैं परफेक्ट मार्केट में एक अकेली फर्म इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि उसके मार्केट में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर दरिया और समंदर में से एक कतरा निकाल लिया जाए तो उस कतरे निकलने से समंदर दरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर एक फर्म सप्लाई बढ़ा भी दे और सप्लाई कम भी कर दे तो वो सप्लाई बढ़ाकर या कम करके मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। No individual firm in perfect competition is able to influence the market price because its share is so insignificant to alter the market supply. उसके पास मार्केट का शेयर इतना इनसिग्निफिकेंट है, ना होने के बराबर है, उसकी हैसियत मार्केट में एक जर्रे के बराबर है कि उस जर्रे से मार्केट में, उस जर्रे के मार्केट में आने से और उस जर्रे के मार्केट से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में इतने बेतहाशा लोग मौजूद हैं, तो कोई सप्लाई बंद कर दे और कोई सप्लाई ले आए तो उसके आने से मार्केट सप्लाई के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा जब मार्केट सप्लाई पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता तो लिहाजा मार्केट प्राइस चेंज नहीं हो सकती। तो नो फर्म इज एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन। बिल्कुल है, क्यों रोल नहीं है? बिल्कुल है। मार्केट पे तो मार्केट पे तो रोल होगा ना। तो अभी तफसील से इस टॉपिक को पढ़ना है। नो फर्म इज एबल टू कंट्रोल द प्राइस। ईच फर्म इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। पूरी मार्केट जो एक प्राइस तय कर देगी उसी पर सबने बेचना है। तो टमाटर का एक रेट मिल जाता है रोजाना आपको, उसी में बिकता है फिर पूरी मार्केट के अंदर। आलू प्याज सब्जियों का रोजाना का रेट मिल जाता है, हर बंदा उसी पे बेच रहा होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स दो। अच्छा, अब ये सामान हम बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदते रहते हैं, यस और नो बताइए। ये सामान हम रोज बरोज खरीदते रहते हैं, तो इन सामान को खरीदने की फ्रीक्वेंसी हमारी ज्यादा है ना। तो हर बंदा जो है इस मार्केट की परफेक्ट नॉलेज रखता है। क्या रखता है? परफेक्ट नॉलेज। अगर कोई भी आपसे मार्केट में ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, आप बोलोगे भाई अब तो प्राइस कम हो गई है, क्या कर रहे हो तुम? जवाब दो। आप फौरन से बोलते हो। तो ये ऐसी मार्केट है कि यहाँ पर हर बंदे के पास एक परफेक्ट नॉलेज है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यार मोबाइल फोन में जो स्पीकर होता है जिसके जरिए आपकी आवाज पहुंचती है, इसको माउथ पीस बोलते हैं, यार ये जरा मार्केट से परचेज करके लाओ, मुझे अपने मोबाइल फोन में चेंज करना है। माउथ पीस, माइक जिसको आप बोलेंगे, माइक जिस माइक के जरिए हमारी आवाज पहुंचती है आगे, जो मोबाइल फोन में लगा होता है, वो अगर खराब हो गया हो तो मैं खरीदने के लिए आपको भेजूं, तो आपके ख्याल में कितने का होगा ये माइक, ये माउथ पीस जिसको माउथ पीस बोलते हैं या माइक बोलते हैं? मोबाइल फोन में मुझे चेंज करवाना है, कितने का होगा बेटा ये? कोई अंदाजा लगा लें। 150 का, 200 का, 250 का?
अब इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप इस चीज को फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करते, इसलिए आपकी मार्केट नॉलेज ना होने के बराबर है। हुनैन ने बिल्कुल ठीक कहा, ये 5 से 10 रुपए का मिलता है और लगाने वाला इसको लगाने के आपसे 200 से 500 रुपए भी ले सकता है इस समय। क्या ख्याल है? तो वो मार्केट जहां पर आप लुट सकते हैं, लुटने का मतलब क्या है? ऑब्वियसली आप उसी मार्केट में लुटते हैं जहां पर आपको नॉलेज नहीं होती, लेकिन जिस मार्केट की आपको नॉलेज होती है वहां तो आप प्राइसेस के मामले में बड़े अपडेट रहते हैं। क्या ख्याल है, बताइए, बोलिए, रेस्पॉन्स दीजिए। ऐसा ही है ना? क्या पेट्रोल की प्राइस के बारे में अपडेट नहीं रहते आप लोग? तो बताने का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई ये परफेक्ट मार्केट है, इसके हवाला इसके इजाफी। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इस मार्केट में गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ना होने के बराबर है, तो जीरो है, ना होने के बराबर है, इसलिए कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको दूर दराज इलाकों से लाना नहीं पड़ता, बल्कि हर इलाके के अतराफ में टमाटर सब्जियां उगाई जा रही हैं जो उसी इलाके से उस इलाके की मार्केट तक पहुंचा दी जाती है। तो मतलब बहुत दूर दूर से चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं करनी पड़ती अक्सर और बेशतर, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या तो जीरो है या ना होने के बराबर है, निग्लिजिबल बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज निग्लिजिबल। क्या कहेंगे आप सब? फिर इस मार्केट में फ्री एंट्री और एग्जिट है, मतलब कोई भी इस मार्केट में एंटर हो सकता है, कोई भी इस मार्केट को छोड़ सकता है, मतलब कोई फाइनेंशियल बैरियर्स नहीं है इसके अंदर, रुकावटें नहीं है, कोई लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं है आपके लिए। जी बेटा रोहान, क्या सवाल है, बोलिए। सवाल पूछिए। वो हर इलाके की डिमांड सप्लाई होती है ना बेटा, हर इलाके की डिमांड सप्लाई होती है, तो उस इलाके की डिमांड सप्लाई, मार्केट, हर इलाके की मार्केट और मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। कराची में 5 जिले हैं बेटा, यानी एक जिला समझ लो एक शहर के बराबर हो गया ना। तो लोकेशन, वहां के लोगों का क्या कहते हैं, इनकम लेवल, बहुत सारे और फैक्टर्स चीजें तय करते हैं ना। तो कराची में सब्जी महंगी जरूर मिलती है, लेकिन वो एरिया टू एरिया पे तो वेरी करती है बेटा। ठीक है। और फिर कराची में सब्जी मार्केट जो है बिल्कुल वो स्टार्ट में आपको पता है। आज पुरानी सब्जी मंडी वहां थी जहां पर आजकल अस्करी पार्क बना हुआ है, पहले वो सब्जी मंडी हुआ करती थी तो पुराने वक्तों में, लेकिन आज वहां पर अस्करी पार्क बना हुआ है। और जो नई सब्जी मंडी है वो हाईवे की तरफ चली गई है। ऐसा है ना? तो ये तमाम बातें इसमें एग्जिस्ट करती हैं। इसमें गवर्नमेंट को फिर प्लानिंग करनी चाहिए। अगर 5 जिले हैं तो 5 जिलों के लिए 5 अलग अलग सब्जी मार्केट हो जाए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन क्या हो उनकी इजी हो। 5 जिले हैं तो 5 जिलों के लिए अलग अलग क्या हो, 5 वो मवेशी मार्केट लगा देनी चाहिए। तो असल में क्या है, ये सब चीजें डोमेस्टिक इश्यूज हैं, और मतलब यानी कि ये बल्दियाती इश्यूज है ना, हुकूमत की टाउन प्लानिंग के अंदर फॉल करते हैं। टाउन प्लानिंग, हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान किस चीज का? टाउन प्लानिंग। अभी आप सुने, कल सुनने को मिला होगा, हम प्लान कर रहे थे अचानक से बारिशें हो गई। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने कराची के नालों की सफाई के लिए $8 मिलियन दिए, $8 मिलियन, $80 लाख दिए सिर्फ कराची के नालों की सफाई के लिए, वर्ल्ड बैंक। और जो हमारे यहाँ हिमायती लोग हैं, इनके 12 साल भुगतने के बाद भी वो बोलते हैं कि वो लाहौर की पिक्चर दिखाते हैं, वहां भी पानी भर जाता है, और किसी और शहर को दिखाते हैं पंजाब के, देखो वहां भी पानी भर गया, तो तुम लोग सिंध को क्रिटिसाइज करते रहते हो। सवाल सिंध को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। मेरा पहला सवाल इन तमाम लोगों से ये होगा
कि क्या कराची जैसे मेगा सिटी का किसी और शहर से मुकाबला हो सकता है? बाकी शहरों में पानी खड़ा हो जाए, क्या कराची में खड़ा होना चाहिए? पॉइंट नंबर 1। तो ये तो फजूल बात है ना कि लाहौर में पानी खड़ा हो गया। लाहौर का मुकाबला है कराची से? आई बताओ, ये मुझे आप समझा दो। पॉइंट नंबर 1, भाई कराची में पानी खड़ा है, लाहौर में भी तो खड़ा है ना। ये जस्टिफिकेशन है? ये जस्टिफिकेशन नहीं है। चलो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि लाहौर में पानी खड़ा है, उसके बाद वो पानी तो अमेरिका में भी खड़ा हो जाएगा बेटा। लेकिन बात ये कि अचानक से बारिश होने से पानी खड़ा हो गया, लेकिन वो पानी वहां से निकल कितनी देर में गया? सीवेज सिस्टम कितना अच्छा है आपका कि वो पानी वहां से कितनी 1 घंटे में 2 घंटे में क्या हो गया? खत्म हो गया वो पानी। थोड़ी देर के ठहरा रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ क्लियर हो गया। तो लाहौर में पानी खड़ा रहा, लेकिन वहां से क्लियर कितनी देर में हुआ, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। और कराची में आप देख लो। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 देखो आप। पॉइंट नंबर 3 आप ये देखो कि लाहौर में पानी खड़ा हुआ है, पानी किस नौयत का है? और यहाँ पानी काला पानी बना हुआ है, उसके ऊपर जो है कचरे कचरों का ढेर लगा हुआ है, गाड़ियां बहती भी जा रही हैं, नाले बह रहे हैं, नाले ओवरफ्लो हो गए। मतलब आप कभी ये जो मीडिया वाले जो कहानियां करते हैं, आपको मतलब आवाम को तो समझ ही नहीं लगती कि वो क्या आपको घुमा रहे हैं कहानियों के अंदर। यानी हम तो कंपैरिजन करने के हमें आता ही नहीं कंपैरिजन करना। मैं आप सीरियस बोल रहा हूँ। मैं वो सिंध हुकूमत वाले बोलते हैं कि मीडिया हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, कंपेन चला रहा है, पंजाब वालों को सपोर्ट करता है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आप अपने हालात देखो, मामला देखो, और आप देखो कि कर क्या रहे हो आप। बहरहाल गुफ्तगू हमारी सियासत की तरफ निकल जाएगी तो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो बेटा मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अब मैं चाहूंगा कि एक दफा आप इस टॉपिक को अब स्टडी टेक्स्ट से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह इसको अगली क्लास से कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। तो ये एक तरह समझ लें, एक तरह का इंट्रोडक्शन था, ताकि एक तो ये पांचों स्ट्रक्चर जो हैं, ये पांचों चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। ऐसे ही है ना। और फिर इसके बाद हम इसको पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है इसको ये भी समझ लें, इसको भी सबसे खुश टॉपिक मानते हैं किसका? इकोनॉमिक्स का, इंडिफरेंस कर्व के बाद। और सबसे ज्यादा डरते हैं इनके डायग्राम से। जब आप स्टिल टेक्स्ट खोलेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के खतरनाक किस्म के डायग्राम दिखना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बोलूंगा घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है ना। जी बेटा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी सारी बातें आपसे होंगी अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, थैंक यू।